हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में सभी पर्सन जो है सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं। क्लास को आरंभ करते हैं। पर्सन नंबर 1 है, वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष चुना गया है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत देश को, जबकि सह अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस देश को। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, 2 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा, 2024 से 2026 तक। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से आपको करना है। विटामिन के अल्फा एक अच्छा रहेगा। विटामिन डी कोड लीवर तेल में विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है गेहूं भून तेल, सी का बनाएगा। विटामिन सी मौजूद होता है नींबू में, तो डी का 2 है। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अल्फा में विटामिन के मौजूद होता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अणु है, सूची सेकंड में पाचन के उत्पाद दिए गए हैं। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, तो ए का 4 आएगा। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड का उदाहरण होता है कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा, सी का 1 आएगा। लिपिड, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, डी का 2 आएगा। 4, 3, 1, 2 तो आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्य अवधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, कृषि भवन नई दिल्ली में इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं, तो याद रखना है कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत जो होता है 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देता है। ऊपर स्पष्ट लिखा गया है, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत हुई थी 1988 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। सूची फर्स्ट में जलवायु का प्रकार दिया गया है, सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का प्रकार आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? यदि आपने दूसरा पॉइंट चुना है तो ये सही रहेगा।
प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग? गर्म मरुस्थल, तो सीधा हो जाएगा इसका पश्चिमी राजस्थान, तो बी का 3 आएगा और ए का 2 आएगा। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी जम्मू और कश्मीर में, सी का 4 है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहाँ पर आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाएगी। 2, 3, 4, 1, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 विकल्प 2, 3, 4, 1। सेलेक्टेड पर्सन है और सभी ये अच्छे लेवल के पर्सन हैं। ऐसे पर्सनों को ही सेलेक्ट कर रहे हैं हम प्रत्येक क्लास में, ताकि हम आर ओ एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सके। चलिए प्रश्न नंबर 8 लगाते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का रन। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। कोरी निवेशिका जिसको कोरी क्रीक भी कहा जाता है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। आप सभी इस पॉइंट को जानते भी होंगे। प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है हिमाद्री, यह भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। प्रश्न नंबर 10 है, रीजनिंग का प्रश्न है। मैं तो रीजनिंग की क्लास हमने आपको दी थी, परंतु कुछ ही विद्यार्थियों ने उसको लाइक किया और कुछ ही ने देखा है। हमने आपको क्या कहा है, मैथ रीजनिंग के 12 प्रश्न आ जाए या फिर 14 प्रश्न आ जाए, ये आपको करने हैं। यदि आपने यहाँ पर ये स्कोर कर लिया तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक आंसर देखने को मिल जाता है। तो लगाइए इस प्रश्न को। निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का भाग है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तब आपको इस आंसर को, इसके माध्यम से आपको आंसर को हल करना है। तो गुणा का कह रहा है ये अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए। माइनस का कह रहा है भाग है, तो फिर आप यहाँ पर भाग का निशान लगा लीजिए। गुणा का कह रहा है माइनस है, प्लस का कह रहा है गुणा। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर लास्ट में घटा करते हैं। तो आप सबसे पहले भाग कीजिए। 64 को आप 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4, 4 × 6 = 24 आएगा। फिर आप उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 × 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा, यह माइनस रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप प्लस कीजिए और यहाँ पर 16 लिख दीजिए। फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 32 हो जाएगा। या फिर 16 में से आप 12 घटा लीजिए, 4 बच जाएगा। और 16 में 4 जोड़ने पर आपके पास आंसर आएगा 20, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 20 जो है ऑप्शन ए विकल्प में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सभी ने सही किया होगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है। 4 त्रिभुज है यहाँ पर, एक ये वाला त्रिभुज है, फिर दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है और चौथा आपका बीच में है। तो 4 त्रिभुज इस आकृति में थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय। आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। प्रश्न नंबर 13 है। नीचे सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापकों का मिलान दिया गया है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूफी संप्रदाय और संस्थापक, कादरी संप्रदाय, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, फिरदौसी संप्रदाय, बदरुद्दीन नक्शबंदी, ख्वाजा बाकी बिलहा, चिश्ती संप्रदाय, निजामुद्दीन औलिया। तो सही नहीं है यहाँ पर ऑप्शन डी। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। तो याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन
दीन चिश्ती, ये आपके चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूची फर्स्ट में संस्था दी गई है और सूची सेकंड में संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो डी का 3, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय NRI भारत में रूपा लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रह सकते। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की अनिवासी भारतीयों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न है और याद रखना है आपको। अनिवासी भारतीय भारत में रूपा लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी संस्तुति की है। अनिवासी भारतीयों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी संस्तुति की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसा कहा है, ऐसा व्यक्ति जो नागरिक या भारत के मूल का है, भारतीय मूल का है, भारत के बाहर कम से कम 183 दिन तक रहता है या निवास करता है, अनिवासी भारतीय कहलाता है। उसको कहा जाता है अनिवासी भारतीय। तो ये दोनों पॉइंट जो है इससे संबंधित थे और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी संस्तुति की है। चलिए, एक अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, क्या ये पॉइंट सही लग रहा है आपको? फिर दूसरा पॉइंट देखिए, अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। क्या ये भी सही है? यहाँ पर जो है दोनों पॉइंट सही हैं और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोनों कथन वहाँ पर सही लिखे हुए हैं। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य किया करो, बड़ा दिल दिखाया करो। कुछ ही विद्यार्थी लाइक करते हैं, चैनल पर तो काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी को लाइक करना चाहिए भाई। प्रश्न नंबर 17 लगाइए। आत्महत्या की थैली के रूप में किस कोशिकांग को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। चलिए, प्रश्न नंबर 18 है। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, वसा ऊतक, उपकला ऊतक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, वसा ऊतक। ये ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी यहाँ पर जो है अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? यदि आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो सही है, केवल सेकंड, लीवर जो आपकी अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। यह एक किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये आपकी पाचन ग्रंथि है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि अंतःस्रावित ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि आएगी, पीयूष ग्रंथि आएगी, अधिवक्र ग्रंथि आएगी। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने।
प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। बंगाल का विभाजन 1905, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1985 में हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब आप देखिए कालक्रम के अनुसार हमको लगाना था, सबसे पहले कौन सी घटना आएगी, 1905 वाली, तो पहला पॉइंट पहले आएगा, उसके बाद में आएगा आपका 1923, तो 1 के बाद में तीसरा आएगा, फिर 4th आएगा, फिर लास्ट में आएगा 1985। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प और ऑप्शन डी विकल्प भी, क्योंकि दोनों में ही सेम सेम लिखे हुए हैं। चलिए ए को मान लीजिए कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। फ्लोएम के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जिससे पोषकों का परिवहन होता है। फ्लोएम तैयार भोजन को जड़ों, बीजों व फलों तक पहुंचाने में परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। नीचे लिखा गया है फ्लोएम में परिवहन में एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। असत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पर। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग नहीं होता है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जिससे पोषकों का परिवहन होता है, तो ये सही है। फ्लोएम और जाइलम ये दोनों ही संवहनी ऊतक होते हैं। फ्लोएम का जो कार्य होता है ये भोजन को जड़ों, बीजों व फलों तक पहुंचाने में परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। और फ्लोएम में परिवहन में एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। एटीपी ऊर्जा आप सब जानते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसको कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। कोशिका की करेंसी भी इसको कहा जाता है, एटीपी को। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 10 है। आपको देखना है कि यहाँ पर जो ये ABC लिखे हुए हैं क्या सही है या गलत है। सही कथन का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर कौन सा सही आएगा। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या 20 होती है और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या 10 नहीं होती है, तो ये होती है 8। तो ये वाला गलत होगा। 1, 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवानालैंड का एक भाग है, तो ये वाला कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट पर हुआ है। सही कथन का आपको चयन करना है। तो आपने सही कथन का चयन कर लिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। दूसरे वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में नहीं, सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में भाबर क्षेत्र जो स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 25 है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 32 के तहत। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 26 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 200 के तहत। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है? तो इसके लिए आएगा अनुच्छेद 200। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, केंद्र राज्य विधायी संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 11 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, प्रत्येक क्लास में हर तरह के प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं, तो कंटिन्यू आपको क्लास से अटेंड करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक बेस्ट रिजल्ट आपका बनता रहेगा जब तक एग्ज़ाम होगा। चलिए, बाकी भाई कहीं से भी पढ़िए, परंतु सॉलिड पढ़िएगा। सूची फर्स्ट में तेल शोधक कारखाना है, सूची सेकंड में राज्य है। तातीपा का तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। एक का 3 आएगा, कोयली, ये गुजरात में है। नागापट्टनम तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ असम राज्य में है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण, रीजन में क्या कह रहा है देखिए जरा यहाँ पर, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ऊट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, यह तभी होता है, यानी कथन का जो उत्तर है वो कारण में दिया गया है। यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो सही है, दोनों यहाँ पर बातें सही लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 29 के बाद 30। मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों को काल अनुक्रम सबसे पहले से शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। सालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में 79 में। सूरत की संधि, ये वाली संधि हुई थी 1775 में 1775 में हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा, सबसे पहले आएगा 4th पॉइंट, फिर आएगा 2 वाला पॉइंट, फिर आएगा 3rd वाला पॉइंट, फिर लास्ट में आएगा 1। तो इस प्रकार ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक अच्छा प्रश्न था। चलिए, सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर को नियुक्त किया गया है। विजया किशोर राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। सत्य कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा क्या दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं, या एक सही है दूसरा गलत है। तो जिन विद्यार्थियों ने सोचा है कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है, ये अच्छा पॉइंट है। कौन से नंबर के अध्यक्ष बनी है ये? तो 9वें नंबर के अध्यक्ष बनी है। नाम है इनका विजया किशोर राहतकर, और रेखा शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही कथन वहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 15 हो गई है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमसे पूछा है।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 वाला यहाँ पर असत्य कथन है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसे मिलाकर ही इनकी संख्या 14 हो गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये आपका मैथ का प्रश्न है, इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है। राज से 1.5 गुना पैसा है। राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए रवि, 3 व्यक्ति हैं। रवि के बाद में राज लिखे यहाँ पर, और राज के बाद में लिखिए राकेश। तो 3 लोग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है, तो राज से 1.5 गुना पैसा है। राज यहाँ पर आ जाएगा, 1.5 गुना है तो 1 से 1/2 ये हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए, 2 ही कम 2 और 1 3, 3/2 होगा। तो यानी कि रवि और राज का जो अनुपात है 3:2 का है। तो यहाँ पर 3 है और राज 2 है। इसी प्रकार आप देखिए राज और राकेश से 1.5 गुना है, तो राज का यहाँ पर 3 हो जाएगा और राकेश का 2 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, यहाँ पर इसकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 होगा। 3 की गुणा 6 में कीजिए, 2 तिया 6 होगा, और 3 की गुणा 9 में कीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये इन तीनों का रेशो आ चुका है। और कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं? 76,000 रुपये हैं कुल मिलाकर इन तीनों के पास में। किसका पूछा? राज का पूछा है। चलिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 6 4 10 9 19, तो 19 की राशि 76,000 के बराबर हो जाएगी। 19 चौक 76, 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4,000 रुपये आई है। बस हमसे पूछी है राज की, तो राज को देखें यहाँ पर 6 है राज का यहाँ पर, तो 6 से गुणा कर लीजिए। तो 6 गुणा आप 4,000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। तो ये जो राशि है 24,000 रुपये की राशि राज के पास है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, ये 34वां प्रश्न है। सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और लाइक तो करना ही है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको 100% जो है बेनिफिट होगा। कम समय में आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को कराता हूँ। निश्चित ही आपको एग्जाम में जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यह आपकी सफलता के लिए प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं जो भी मैं क्लास में लेकर आता हूँ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो पहली विषम संख्या x है, और दूसरी विषम संख्या x+2 होगी, और तीसरी विषम संख्या x+4 होगी। इनको ऐड कीजिए, इनका योग आपको 33 दिया गया है। x को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3x, 4 और 2 को जोड़ लीजिए 6 आएगा, और बराबर 33। 6 को आप इधर ले जा करके घटा दीजिए, 3x बराबर 33 में से आप 6 को घटाएंगे तो आपके पास 27 बचेगा। फिर आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 27 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 9 आएगा। x बराबर 9 आपके पास आया है। सबसे बड़ी वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो सबसे बड़ा मान x+4 है। इसमें आप रख दीजिए मान, तो 9 + 4, जैसे आप इसको रखोगे तो 13 प्राप्त होगा, अर्थात आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 13। दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। एक प्रश्न के 2-3 मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होता है। यदि हम देखें यहाँ पर, इससे कर सकते हैं औसत से। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। पदों का योग 33 दिया गया है, पदों की संख्या कितनी है? 3 है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 11 आएगा। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। एक बात बताइए, जब औसत आपका 11 है और संख्या 3 है, औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है, तो विषम संख्या इससे अगली क्या आएगी? 13 आएगी, और इससे पिछले वाली संख्या क्या आएगी? 9 आएगी। यही तो 3 संख्या हैं, ठीक है, जिनका योग 33 है और औसत 11 है। तो सबसे बड़ी पूछा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इससे भी आप इसको कर सकते हो इजीली तरीके से। चलिए, सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।